नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। देखिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे यूपी बोर्ड की तरफ है और यूपी बोर्ड में देखिए हमने गद्य भाग को पूरा कर लिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पद्य भाग यानी कि काव्य खंड। अब काव्य खंड शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा काव्य का परिचय पढ़ेंगे। एक बात और बता दूं आपको, मैंने काव्य के लिए पद्य साहित्य नाम से एक लेक्चर किया था, तो वो उस क्लास में हमने पूरा का पूरा साहित्य पढ़ लिया था कि पद्य साहित्य में होता क्या है, क्या क्या अंग है उसके, क्या क्या काल है उसमें, किन किन चीज़ों के बारे में बताया है, क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी, क्या क्या विशेषताएं थी, सारी चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा परिचय और पढ़ेंगे ताकि आप सबको याद हो जाए। उससे संबंधित जो काव्य हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पद्य भाग हम शुरू करने जा रहे हैं, उस पद्य भाग के शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पद्य के बारे में पढ़ेंगे कि पद्य क्या है और हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, यानी कि कौन कौन से कालों की कविताएं कब पढ़नी है, हमें कौन कौन से उन काल में किन किन कवियों ने अपना योगदान दिया था, किन किन कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी थी, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। ये है हमारा काव्य। अब देखिए काव्य क्या है, काव्य तो है लेकिन काव्य है क्या। ठीक है, हमने पद्य साहित्य पढ़ा था, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन अब आता है उसका परिचय कि ये जो पद्य है यानी कि जो काव्य है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए काव्य वह छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना है जो श्रोता तथा पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करती है। देखिए क्या करती है भाई, देखिए कुछ पंक्तियां ऐसी होती है, कुछ बातें, मन के भाव ऐसे होते हैं कि हम गाकर अभिव्यक्त करते हैं और कुछ मन के भाव ऐसे होते हैं जो हम लिख कर या कुछ एक पंक्ति बोलकर। ठीक है, अब जिन पंक्तियों को हम लय के साथ में, छंदोबद्ध रचना के साथ में हम गा भी सकते हैं, वह काव्य है। हमारे मन के भाव तो निकलते ही हैं, चाहे वो गद्य शैली के अंतर्गत निकलते हो चाहे पद्य शैली के अंतर्गत निकलते हैं, लेकिन वे गाए जाने योग्य है, यानी कि लय है, उनके अंदर गति है, यति है, तुक है। अगर इस तरह की कोई रचना है तो वह पद्य के अंतर्गत आएगी, यानी कि काव्य के अंतर्गत आएगी। और अगर हम एक विचार प्रधान कोई वाक्य देख रहे हैं तो वो फिर गद्य के अंतर्गत आएगी। तो काव्य क्या है, भावानुभूति है, भावों की अभिव्यक्ति है, लेकिन भावों की जो अभिव्यक्ति की है वो किस माध्यम से कही है, छंदोबद्ध रचना के माध्यम से कही है, लय के साथ में की है, तुकांत का ध्यान रखा है, इसमें काव्य शास्त्र का ध्यान रखा है, काव्य के अंगों का ध्यान रखा है जिसके अंतर्गत व्याकरणिक शास्त्र आता है। ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखकर एक रचना का निर्माण किया है और वो जो निर्मित होकर एक रचना आई है वो क्या कहलाएगी, काव्य कहलाएगी। ठीक है, यानी कि क्या करती है, छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्य रचना है जो श्रोता तथा पाठक के मन में, सुनने वाले और पढ़ने वाले, जो पढ़ रहा है वो भी और सुनने वाला, दोनों ही आनंद का अनुभव करते हैं, दोनों के अंदर ही आनंद आता है। ठीक है, अगर पढ़ने वाला है तो वह भी आनंद प्राप्त करता है और सुनने वाला है तो वह भी आनंद प्राप्त करता है, यानी कि सुनकर और पढ़कर आप आनंद प्राप्त करते हैं, वह काव्य कहलाता है, वह रचना क्या कहलाती है, काव्य कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए दूसरे अर्थ में और एक बात कही गई है कि वह रचना, वह वाक्य रचना जिसमें चित्र किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो। रस, जब हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे उसके अंदर हम काव्य शास्त्र के जो अंग है, रस, अलंकार, छंद, जो भी जितना भी शास्त्र है वो उसमें पढ़ेंगे। जब देखेंगे कि रस क्या होता है, रस होता है आनंद होता है, एक भाव होता है जिससे हमारे मन को आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ ये बताया है कि ऐसी रचना जिसमें चित्र को देखकर नहीं, है ना, ऐसा शब्द चित्र खींच देते हैं कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से कि हम उस वातावरण में, उस परिस्थिति के अंतर्गत हम चले जाते हैं और उस रस का अनुभव करते हैं जो रस वहाँ पर बताया है। चाहे वो किसी घृणा का रस हो, चाहे वो किसी वीर का रस हो, चाहे वो किसी शांत वातावरण के बारे में बताया है, चाहे वह किसी के संयोग के बारे में बताया है, किसी के वियोग के बारे में बताया है, मातृत्व के प्रेम के बारे में बताया है, या बच्चे के प्रति माता के प्रेम के बारे में बताया है, तो जो भी आनंद हमें प्राप्त होता है वही रस कहलाता है और जो रसानुभूति होती है वही क्या होता है, काव्य होता है। ठीक है, आगे देखिए व्यापक, व्यापक का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, बड़े स्तर पर काव्य का अर्थ गद्य और पद्य में रचित भावात्मक सामग्री से है। बड़े स्तर पर अगर हम देखें
तो काव्य का मतलब क्या होता है कि आप अपने भावों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति गद्य के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई विचार चल रहा है, कोई चिंतन चल रहा है, कोई भी किसी प्रकार की विचारधारा चल रही है, तो आप उसे गद्य के रूप में लिखकर अभिव्यक्त करेंगे। और अगर आपके मन में किसी भाव का उद्गम हुआ है, यानी कि कोई भाव निकल कर आया है, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी स्थान को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, या किसी प्रकृति के किसी बिंब को देखकर आपके अंतर्गत, आपके मन के अंतर्गत कोई भाव उत्पन्न हुआ है, तो उस भाव को बताने के लिए आप काव्य का निर्माण करेंगे, यानी कि पद्य की रचना करेंगे, पद्यात्मक शैली में उसे लिखेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप काव्य के अंगों का ध्यान रखेंगे, जिसके अंदर आप तुकांत का ध्यान रखेंगे, जिसके अंतर्गत आप यति, गति, लय जो भी है सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, छंद का ध्यान रखेंगे, अलंकार का ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें जब आ जाती है तो वहां किसकी रचना हो जाती है? काव्य का निर्माण हो जाता है, काव्य की रचना हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं, किंतु संकुचित अर्थ में इसे कविता ही कहते हैं। अब देखिए यहाँ तो यह है कि व्यापक बड़े स्तर पर तो गद्य और पद्य दोनों की रचना होती है, लेकिन हम इसे जब छोटे रूप में लिख लेते हैं, छोटे कुछ शब्दों के निर्माण में बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, है ना। गद्य में भी ऐसा, गद्य में तो ऐसा होता है कि भाई जो चिंतन कर रहे हैं वो लिखते जा रहे, तो वो जो रचना है वो बहुत व्यापक हो जाती है, निबंधात्मक शैली में हो जाती है, या उपन्यास शैली में होती है, डायरी में होती है, आत्मकथा में होती है, आलोचना में होती है, कहानी में होती है, बहुत सारी विधाएं हैं गद्य की, उनके अंतर्गत हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम गद्य और पद्य दोनों की विचारधारा से सोच रहे हैं और हमें ऐसी रचना का निर्माण करना है कि हम थोड़े से शब्दों का उपयोग करें, उनका प्रयोग करें, और उसके जो भाव है, उसका जो अर्थ निकल कर आता है वो बहुत ही विशाल अर्थ निकल कर आता है। मतलब कहने की बात यह है कि गागर में सागर बनने की बात है, यानी कि छोटी सी मटकी में एक बहुत बड़ा सागर बनने की बात है। तो ऐसे शब्दों का निर्माण अब जब कर लेते हैं और ऐसी रचना का निर्माण कर लेते हैं तो वह क्या कहलाती है? काव्य कहलाती है। यानी कि वह जो छोटे से शब्दों के अंदर बहुत बड़ा अर्थ छिपा होता है, वह संकुचित अवस्था की जो रचना होती है वो क्या कहलाती है? काव्य कहलाती है। ठीक है, अब काव्य के दो पक्ष होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं? एक तो कला पक्ष होता है और एक भाव पक्ष होता है। कला पक्ष के अंतर्गत क्या होता है? कला पक्ष के अंतर्गत ये होता है कि आपने जब कविता का निर्माण किया है, आपने जब रचना करी है, तो उसमें कौन कौन से काव्य के अंगों को सम्मिलित किया है, आपने कौन सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है, आपने किस प्रकार की भाषा का, सहज समझने योग्य भाषा का प्रयोग किया है, या संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, या फिर खड़ी बोली का प्रयोग किया है, या ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, या राजस्थानी सुदक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, ये कला पक्ष के अंतर्गत आएगा। आपने कौन से छंद का प्रयोग किया है, ये कला पक्ष के अंतर्गत आएगा। आपने कौन सी व्याकरणिक शैली का प्रयोग किया है, ये सब कला पक्ष के अंतर्गत आएगा। यानी कि आप एक रचना कर रहे हो और उस रचना के निर्माण में आप व्याकरण के किन किन भागों को, किन किन अंगों को समाहित करते हो, कौन से रस लेते हो, तो वो सारी चीजें कला पक्ष के अंतर्गत आएगी। और अगर हम एक दूसरा पक्ष देखें, भाव पक्ष, तो हम ये देखेंगे कि कविता क्या कहना चाहती है, कविता का जो यहाँ भाव प्रकट हुआ है, केंद्रीय भाव जो कि पूरे कविता का सार क्या है, वो मूल रूप से क्या कहना चाहती है, इसका जो भाव क्या निकल कर आता है ना, किस उपलक्ष्य में कविता लिखी गई है, तो वो होता है उसका भाव पक्ष। यानी कि कला पक्ष तो वो होती है कि कविता किन वस्तुओं से निर्मित की जाती है, और भाव ये होता है कि उसके अंदर किस प्रकार का भाव रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर काव्य की बात करते हैं कि काव्य के कुछ अंग होते हैं। ठीक है, यानी कि काव्य के रूप होते हैं कि काव्य, देखिए एक तो होता है हमारा श्रव्य काव्य, यहाँ श्रव्य आएगा, श्रव्य काव्य, और दूसरा आएगा दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य क्या होता है? जो सुना जाता है। ठीक है, और दृश्य काव्य क्या होता है? जो देखा जाता है और या अभिनय किया जा सकता है। ठीक है, श्रव्य काव्य के भी दो रूप है, एक तो रूपक है और एक उपरूपक है। यानी कि रूपक और उपरूपक के माध्यम से श्रव्य काव्य का निर्माण किया जाता है, और उसे सिर्फ सुनने के लिए होता है। श्रव्य काव्य यानी कि जो अब सुनाई जाता है, सिर्फ उसका लिखने का कोई उसका औचित्य नहीं होता है। अब आते हैं हम दृश्य काव्य की तरफ। दृश्य काव्य यानी कि जो दिखाई, ऐसा नहीं कि कोई चित्र लेकर आपको दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। उसके भी दो रूप होते हैं, एक तो प्रबंध काव्य होता है, एक मुक्तक काव्य होता है। प्रबंध काव्य वह होता है जो नियमों के अनुरूप किसी प्रबंध रचना का निर्माण किया जाता है।
नियमबद्ध कोई रचना होती है। आप जिस वातावरण में, जिस समय में आप काव्य की रचना कर रहे हो, उन परिस्थितियों में, उस परिवेश में या उसकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर आप किसी लंबी कविता का निर्माण करते हैं और नियमबद्ध तरीके से उसका निर्माण करते हैं तो वह प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। और यदि आप स्वच्छंद लेकर, मतलब स्वच्छंद विचार के साथ में, किसी नियम में न बनते हो, ठीक है, स्वच्छंद विचार के साथ में अगर आप किसी रचना का निर्माण कर रहे हो तो वो मुक्त रूप में आ जाएगी, यानी कि मुक्त अवस्था में आप निर्माण कर रहे हो। ठीक है, तो काव्य के दो रूप है, एक तो श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के दो रूप है, रूपक और उपरूपक। तो इस प्रकार से प्रबंध काव्य के अंतर्गत नियमबद्ध रचना होती है और मुक्तक काव्य के अंतर्गत स्वच्छंद रचना होती है, जिसके अंदर आप मुक्त अवस्था में रचना करते हैं। तो ये रूप हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहां आएगा हमारा काव्य। ठीक है, अब देखिए यहां जो बात करी है कि काव्य के दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। तो कला पक्ष क्या कहता है, भाव पक्ष क्या कहता है, ये देखते हैं हम कि भाव पक्ष में काव्य के समस्त वर्ण विषय आते हैं तथा कला पक्ष में वर्णन शैली व भाषा दोनों एक दूसरे के पूरक होती है। ठीक है, अब काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जो हमने देखा कि श्रव्य काव्य क्या है और दृश्य काव्य क्या है। तो श्रव्य काव्य में रसानुभूति पाकर व सुनकर होती है। ठीक है, यानी कि जो रसानुभूति होती है वो किस प्रकार से होती है, सिर्फ सुनकर होती है। आप रसानुभूति को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ सुनने के माध्यम से। कोई आपने किसी कवि की रचना को सुना और आपने उसको आत्मानुभूति कर लिया, आत्मसात कर लिया, यानी कि उसको सुनकर ही आपको रस प्रदान हो रहा है, भक्ति का रस प्रदान हो रहा है, या प्रेम का रस प्रदान हो रहा है, या संयोग का रस प्रदान हो रहा है, या वात्सल्य का रस प्रदान हो रहा है। जो भी रस प्रदान हो रहा है केवल सुनने के माध्यम से ही आपको उसका आनंद प्राप्त हो रहा है। इसके विपरीत क्या होता है कि दृश्य काव्य में रसानुभूति अभिनय और दृश्यों के द्वारा ही संभव होती है। अभिनय, कोई प्रबंध रचना है और उस प्रबंध रचना का रंगमंच पर अभिनय किया गया है तो आपको उसकी रसानुभूति होगी, पढ़कर नहीं हो पा रही है। कई बार ऐसा होता है कि दृश्य यानी कि देखकर ही हमें उसका आनंद प्राप्त होता है, पढ़ने से नहीं होता है। ठीक है, या फिर उसके दृश्यों को देखकर होती है, या फिर आप उसके बीच में, मतलब प्रबंध रचना करी है और आप पढ़ रहे हो, उसके बीच में आप अपने मन में देखिए कि ये रचना कहाँ की है और ये क्या कहना चाहती है। आप उस वातावरण में चले गए हो तो आपको उसके रस की अनुभूति होगी कि हाँ ये रस कौन सा है, इसमें कुछ प्रकार का आनंद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये थी दृश्य काव्य में। यहाँ दृश्य काव्य आएगा। दृश्य काव्य के उपभेद बताए हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, जो हमने अभी उस टेबल के अंतर्गत पढ़े हैं। ठीक है, आगे देखिए कि हिंदी साहित्य मुख्यतः खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप का साहित्य है, यानी कि हिंदी साहित्य में जो मुख्य भाषा का जो प्रयोग किया है अधिकांश कवियों ने शुरू से लेकर आज तक, यानी कि आदिकाल से लेकर और आधुनिक काल तक के बीच का सफर देखे तो जितनी भी भाषाओं का प्रयोग किया है उसमें सबसे परिनिष्ठित जो भाषा है जिसका सबसे अधिक प्रयोग किया है वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली का यहाँ पर अधिकांश प्रयोग किया है, यानी कि खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप का साहित्य है। परंतु इसके साथ ही मैथिली भाषा, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा जैसी साहित्यिक बोलियों का साहित्य में भी उपयोग किया गया है। ठीक है, यानी कि उसके अंतर्गत क्या होता है कि खड़ी बोली के खड़ी बोली जो एक भाषा है उसका तो उन्होंने प्रयोग किया ही है, मतलब अधिकांश जो साहित्य लिखा गया है वो खड़ी बोली के अंतर्गत लिखा गया है। उसके साथ ही मैथिली, मगही, ब्रज और अवधी, राजस्थानी जैसी और साहित्यिक बोलियों का भी साहित्य इसमें आ जाता है। जितना भी साहित्य वो सारा का सारा इस काव्य खंड के अंतर्गत आएगा, चाहे वो खड़ी बोली का हो चाहे उससे संबंधित अनेक बोलियों का हो। ठीक है, आगे देखिए कि काव्य की परिभाषा। अब काव्य की परिभाषा अन्य जितने भी यहाँ पर सिद्धांतकारी थे, यहाँ पर जितने भी कवि थे, उन कवियों में से कुछ कवि 2 या 3 कवि यहाँ पर लेकर आए हैं, उनके द्वारा काव्य क्या है, वे अपने अपने विचारों से काव्य को किस प्रकार समझते हैं। अब काव्य की परिभाषा के संबंध में देखें तो आप लोगों की काव्य के प्रति परिभाषा कुछ और होगी, मेरी कुछ और है। ऐसे ही और भी संस्कृत कवि, हिंदी कवि है जिन्होंने काव्य की अलग अलग परिभाषा दी है कि काव्य किसे कहते हैं, वो किस रूप में काव्य को पहचानते हैं, किस रूप में उन्होंने काव्य को अपनाया है, वो उसकी परिभाषा हो गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है भामह।
तो भामा ने कहा है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के साथ में जो रचना की गई है वह काव्य है। ठीक है, उसके बाद में ननु ने कहा है कि शब्दार्थों काव्यम, शब्द और अर्थ ही काव्य है। भामा ने तो कहा है शब्द और अर्थ के साथ में जो रचना की गई है, जो भाव प्रकट किया गया है वह काव्य है। ननु ने कहा है कि शब्द और अर्थ ही काव्य है, जिसके शब्द का अर्थ निकल जाता है वही काव्य होता है। ठीक है, और विश्वनाथ ने कहा है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी कि जिस वाक्य के अंतर्गत रस की अनुभूति होती है, रस का आनंद प्राप्त होता है, वही काव्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग कवियों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई है। आगे देखिए, काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना निहित होती है। सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम यानी कि जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। ठीक है, यानी कि सुंदर क्या है कि जो सत्य है, सबसे पहले तो जो बात कही जाती है वो सच होनी चाहिए, और जो सच बात होती है वो ईश्वर प्रदत्त होती है, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने वाली होती है, और जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उससे ज़्यादा सुंदरता कोई नहीं होती है विश्व के अंतर्गत। यानी कि जो सत्य है वही शिव है, वही ईश्वर है, और जो ईश्वर है वही सुंदर है। यानी कि इससे ज़्यादा फिर सुंदरता आपको, यानी कि इससे ज़्यादा आप जो प्राप्त करना चाह रहे थे उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि आप ईश्वर को प्राप्त कर रहे हो। तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो भावना है वो काव्य के अंतर्गत निहित होती है। ठीक है, अब काव्य के बारे में देखिए कि कविता या पद्य बोलेंगे इसे। कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। किसी भी कहानी को या किसी मनोभाव को, किसी विषय को लेकर, किसी क्रांति को लेकर, किसी सुंदरता को लेकर, किसी प्रकृति के किसी बिंब को लेकर, उसके उद्दीपनों को लेकर, प्रतीकों को लेकर, उपमानों के माध्यम से या रूपकों के माध्यम से किसी भी प्रकार से आप अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हो तो वह काव्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे देखिए, भरत मुनि के अनुसार कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना, यानी कि जो काव्यात्मक रचना है, यानी कि गति, यति, लय और तुक का ध्यान रखकर कोई रचना की है तो वह कविता है। या कवि की कृति जो छंदों की कड़ियों में विधिवत बांधी जाती है, मतलब छंदों के रूप में आपने छंदबद्ध रचना करी है, कोई गए शैली में रचना करी है तो वो काव्य के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर काव्य के अंगों के बारे में कि काव्य के अंग क्या है। ठीक है, तो काव्य के अंग देखिए क्या क्या है। पहला हम जो लेते हैं काव्य के अंतर्गत, सबसे पहला जो चीज होती है वो क्या होता है? रस। ठीक है, रस क्या होता है कि जिस काव्य रचना को यानी कि जिस रचना को पढ़कर आपको आनंद की अनुभूति होती है तो वहाँ क्या होता है? रस। तो किसी भी काव्य यानी कि छंदोबद्ध रचना के अंतर्गत रस का होना अनिवार्य है। अगर रस नहीं है तो वह काव्य के अंतर्गत नहीं आई है, फिर वो गद्य के अंतर्गत चल जाएगी, यानी कि वो पद्य शैली की रचना नहीं है, वो गद्य शैली की रचना है। पद्य शैली की रचना होने के लिए अनिवार्यतः शर्त ये है कि उसके अंतर्गत रसानुभूति आवश्यक है। कोई भी किसी प्रकार का भी रस होना चाहिए तब वह काव्य के अंतर्गत आएगी, अन्यथा वह काव्य के अंतर्गत नहीं आएगी। दूसरा जो नंबर आता है वह है अलंकार। अब देखिए अलंकार किसे कहते हैं कि वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं या अर्थ होते हैं या शब्द अर्थ दोनों होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। तो काव्य के अंतर्गत रस के साथ में उन गुण धर्मों को, यानी कि ऐसी चीजों का होना आवश्यक है जो काव्य को सुंदर बना रहे हो, तो अलंकार का होना भी आवश्यक है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ आप सबको कि जैसे एक महिला है, अब एक साधारण महिला है, जब तक हम उसको एक मतलब सिंपल सी है, बिल्कुल सरल स्वभाव की और सरल, उसने किसी प्रकार का आभूषण धारण नहीं किया है तो वो बिल्कुल सरल वेशभूषा वाली लग रही है। ठीक है, सीधी सादी लग रही है, उसके अंदर किसी प्रकार का आभूषण नहीं है, किसी प्रकार का नाज नखरा उसने नहीं कर रखा है। अब इसके विपरीत हम क्या करें, उसको बहुत सारे आभूषण धारण करवा ले, तो क्या उसकी जो सुंदरता पहले थी
उसके बाद अलंकार, अलंकृत होने के बाद में आभूषण, यानी कि अलंकार क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। उन आभूषणों को जब हम उसके अंदर कर उसको पहना देते हैं और उसको आभूषण पहनाने के बाद में जब हम देखते हैं कि पहले आभूषण पहनने के पहले, यानी कि गहने पहनने के पहले उसकी जो सुंदरता थी, गहने पहनने के बाद में उसकी सुंदरता में कोई फर्क आया है? बिल्कुल आता है, वो उससे ज़्यादा सुंदर लगने लग जाती है। तो यही बात है कि जिन गुण धर्मों को लेकर, जिन शब्द अर्थ और शब्द अर्थों को लेकर आप किसी प्रकार की रसानुभूति वाली रचना करते हो तो वो काव्य के अंतर्गत आएगी, उसके अंदर अलंकार का होना भी आवश्यक है। अब नंबर 3 पर जो आता है वह है हमारा छंद। क्या है? छंद। देखिए, अब यही देखिए, जब काव्य की परिभाषा पढ़ी थी तो यही पढ़ी थी कि छंदोबद्ध रचना। क्या? छंदोबद्ध, छंद से आबद्ध होनी चाहिए वो रचना, छंद से युक्त होनी चाहिए वो रचना। छंद होते हैं जिसके अंदर गति, यति, लय होता है। कैसे होता है? जैसे यहाँ मैं एक उदाहरण बताती हूँ, एक दोहा ले लीजिए, ठीक है? आप ले लीजिए हनुमान चालीसा का एक चौपाई ले लेते हैं, ठीक है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है? कॉमा, यानी कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि ये एक पंक्ति एक तरह से आप गा रहे हो, उसके बाद में जय कपीस तिहु लोक उजागर, आप जो पंक्ति बोल रहे हो, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आया? उजागर, ठीक है? तो देखिए, गति, यति, लय। अब यति तो क्या हो गई? कॉमा। क्या आपने जैसे ही अल्प विराम लगाया, कॉमा लगाया, तो आपकी यति हो गई, यानी कि आप बीच में रुके थोड़े से। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ये पंक्ति इसके बाद भी आ सकती है, तो ये क्या हो गई? एक तरह की चौपाई छंद के अंतर्गत आता है कि चौपाई छंद है ये, ठीक है? तुलसीदास जी ने, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना करी है रामचरितमानस की, वो चौपाइयों के अंतर्गत करी है, चौपाई छंद को लेकर करी है। तो यहाँ चौपाई छंद आएगा। तो छंद की क्या विशेषता है कि यहाँ पर यति लग गई, उसके बाद में गति प्रदान हो रहा है, उसके बाद में तुक का ध्यान रखा गया है कि सागर उजागर, ये जो गर गर वाला आया है ये तुक होता है, यानी कि लास्ट में अंतिम पद के अंत में जो तुक बना देता है एक जैसा, वो तुक होता है। तो इस प्रकार की छंदोबद्ध जो रचना होती है वह भी काव्य के अंतर्गत ही आती है, ठीक है? तो ये थे काव्य के अंग। आगे चलते हैं हम। अब देखिए, हिंदी साहित्य जो है हमारा, पूरा हिंदी साहित्य जगत है वो कुछ कालों में विभाजित है। मैंने आपको बताया था जब हमने गद्य साहित्य और पद्य साहित्य पढ़ा था, तब आप सभी को पता है कि हमने उसे कुछ कालों में, हमने ही नहीं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी महानुभाव, जितने भी बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, उन्होंने इसे काल में विभाजित किया है, काल में 4 कालों में विभाजित किया है। तो देखिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम यहाँ पर बता रहे हैं। कई कवियों ने, कई आचार्यों ने अपने अपने अनुसार इसका विभाजन किया है, लेकिन हम जो लेकर आए हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लेकर आए, ठीक है? तो पहला जो काल है उसका नाम दिया है आदिकाल, ठीक है? आदिकाल को बोलते हैं वीर गाथा काल। अब वीर गाथा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय क्या था कि वीरों की गाथाएं गाने के लिए काव्य लिखा जाता था, वीरों को उकसाने के लिए, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कार्य करते थे आज़ादी के लिए या अंग्रेजों से लड़ने के लिए, इस प्रकार से, या फिर और भी अपने शौर्य का बखान करते थे, शौर्य का प्रदर्शन करते थे। तो उनके शौर्य का प्रदर्शन का बखान करने के लिए उनके जो अनुयायी थे, उनके जो दरबारी कवि थे, वे क्या करते थे? काव्य की रचना करते थे। तो वीरों की गाथाओं के उपलक्ष्य में जो काव्य लिखा गया उसे वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ये था 1050 से 1375 के बीच में। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल। अब देखिए, जो मध्यकाल है उसको 2 भागों में बांटा गया है, इसे बोलेंगे हम मध्यकाल, ठीक है? इसे 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा है और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा है। अब भक्ति काल की जो समय सीमा बताइए 1375 से 1700, और रीतिकाल की जो समय सीमा है 1700 से 1900। उसके बाद में आता है हमारा आधुनिक काल। अब आधुनिक काल, इसे गद्य काल कहा है। आधुनिक काल में अधिकांश गद्य लिखे गए थे, जितने भी निबंध लिखे गए हैं, आलोचना लिखी गई है, आत्मकथा लिखी गई है, डायरी लिखी गई है, जितना भी साक्षात्कार लिखा गया है, कहानी लिखी गई है, उपन्यास लिखे गए हैं, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टार्ज, जो भी लिखा गया, फीचर वगैरह जितना भी लिखा गया है, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत लिखा गया है? आधुनिक काल के अंतर्गत।
ऐसा नहीं है कि पद्य नहीं लिखा गया है, लेकिन अधिकांश जो गद्य लिखा गया है वो आधुनिक काल के अंतर्गत ही लिखा गया है। ठीक है, ये था 1900 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई ये सारे काल विभाजन जो आप दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं हम। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अब आदिकाल की क्या रूपरेखा है, हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख कवि और उनकी रचना, आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से थे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। ठीक है, अब देखिए चंद्रबरदाई, नरपति नाल, अब्दुल रहमान, जगनीक। ठीक है, उसके बाद में दलपति विजय, नल्ला सिंह, विद्यापति। अब ये जितने भी कवि हैं इन्होंने अपनी रचनाएं रची है किसमें, आदिकाल के अंतर्गत। अब आदिकाल की कुछ प्रवृत्तियां थी उसके अंतर्गत लिखी। मैंने आपको पहले ही बताया कि आदिकाल को क्या कहते हैं, वीर गाथा काल, यानी कि वीरों की गाथाओं का काल था। अब वीरों की गाथाएं किस प्रकार थी कि जो भी कवि था, दरबारी कवि था, वो जिस राजा के आश्रम में रहता था उसकी वीरता का बखान करता था। तो यहाँ पर देखिए जो चंद्रबरदाई थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, उनके दरबारी कवि थे, इसलिए उन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम का एक काव्य लिख डाला। उसके बाद में देखिए नरपति नाल जो बीसल देव के राज में थे तो बीसल देव रासो लिख दिया। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा है, जगनीक ने आलाखंड लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से ये कवि है और ये इनकी रचनाएं हैं। चंद्रबरदाई की क्या रचना है, पृथ्वीराज रासो। आपको बीसल देव याद रखना है, ये लिखा है नरपति नाल ने। अब्दुल रहमान ने लिखा है संदेश रासक। उसके बाद जगनीक ने लिखा है आलाखंड। ये देखिए जब भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, आगे आप जब भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो जब बेसिक हिंदी आती है उसके अंदर कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए दलपति विजय है, उन्होंने खुमान रासो लिखा है। नल्ला सिंह ने विजयपाल रासो लिखा है। और विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवियों में से गिने जाते हैं। विद्यापति का नाम बहुत उच्च श्रेणी का नाम है और उत्कृष्ट रचना के विपक्षतर है। ठीक है, तो देखिए अधिकांश विद्वानों का मत है कि हिंदी का प्रथम कवि सहरपा है, जिनका रचना काल 769 ईस्वी है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया है, ये एक बात बताई है कि अधिकांश विद्वानों का ये मत है कि हिंदी का जो प्रथम कवि गिना जाता है, प्रथम कवि कहा जाता है, वो सहरपा कहे जाते हैं। ठीक है, सहरपा, शबरपा, लुईपा, है ना, ये सब जो जैन साहित्य था उसके अंतर्गत लिखे गए थे। उनके कवि है, ये जैन साहित्य को लिखने वाले कवि है और उनमें से सहरपा भी एक नाम है। जिनके नाम के आगे पा लग जाता है वो सारे के सारे जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो यह है कि जो सहरपा है वो हिंदी साहित्य जगत के प्रथम कवि गिने जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए इसी आदिकाल में कई परिस्थितियों में साहित्य लिखा गया है। ठीक है, कई परिस्थितियों में। अब परिस्थितियों की बात करें तो हम परिस्थितियां गिनेंगे कि परिस्थिति कैसी कैसी होती है, जो वहाँ का प्रवृत्तियां चलती है, उस समाज की जो प्रवृत्तियां चलती है, वहाँ का परिवेश कैसा है, वहाँ का राजनीतिक कैसा है, वहाँ का धार्मिक कैसा है, वहाँ का आर्थिक परिवेश कैसा है। इस प्रकार से अलग अलग परिवेश में लिखी गई जो काव्य रचना है वो उसकी प्रवृत्तियां गिनी जाएगी या परिस्थितियां गिनी जाएगी। देखिए तो यहाँ जो आता है पहला है हमारा सामाजिक परिस्थिति। अब देखिए सामाजिक परिस्थिति को लेकर भी काव्य रचना हुई है। आदिकाल के समय का निर्धारण हुआ है 1050 से लेकर। ठीक है, अब 1050 से 1375 के समय के बीच में किस प्रकार का सामाजिक वातावरण था, सामाजिक रखरखाव कैसा था, लोगों के बीच में किस प्रकार से सामाजिक संबंध थे, वो सारे के सारे इनकी काव्य रचनाओं के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है सांस्कृतिक परिस्थितियां। अब सांस्कृतिक परिस्थितियों का मतलब यह है कि वहां का रहन सहन वातावरण, एक मतलब जाति प्रथा, धार्मिक प्रवृत्तियां किस प्रकार से थी, वो सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नंबर 3 है साहित्यिक परिस्थितियां। अब साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम देखेंगे कि साहित्य की रचना ने कितना विकास किया था, कितनी विकसित हुई थी। ये आदिकाल में साहित्य की रचना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब शुरुआत हुई थी आज की कविताओं का और आदिकाल की कविताओं का दौर देखें ना हम कभी, जब शुरू हुई थी सहरपा की कविता या शबरपा की जो कविता है उनकी कविता की बात देखें या कहानी की बात देखें तो वह कहानी का जो मूल भाव था, ठीक है, या कविताओं का जो मूल भाव था वो बहुत ही विशेष तौर पे था।
आज की कविताओं में एक विलक्षणता देखने को मिलती है, वो वहाँ पर नहीं थी। उस समय की कविताएं सहज समझने योग्य थी, सामाजिक वातावरण को लेकर थी, आम बोलचाल की भाषा में थी और आम जनता के पक्ष में थी। ठीक है, इस प्रकार की वहाँ पर साहित्यिक प्रवृत्तियां चल रही थी। नंबर 4 पर जो आएगा वह है हमारा धार्मिक परिस्थितियां। ठीक है, धार्मिक परिस्थितियां। अब धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि धर्म के प्रति उस समय कितनी जागरूकता थी, धर्म के प्रति उस समय कितनी जागरूकता थी, धर्म को लेकर क्या क्या कोई कार्य होता था या नहीं होता था, आपस में धार्मिक निरपेक्षता कितनी थी, यानी कि धर्म को लेकर कितनी समानता थी, कितनी असमानता थी, ये सारी चीजें काव्य के अंतर्गत, साहित्य के अंतर्गत पता चलता है। अब देखिए एक बात मैं बताती हूँ आपको कि हमें कैसे पता कि उस काल में इस प्रकार का जीवन था। वहाँ के साहित्य से पता चला, वहाँ के इतिहास से पता चला। अब इतिहास सभी ने तो नहीं लिखा, कई इतिहास ऐसा है जो पत्थरों पे लिखा गया है, कई इतिहास है जो पुस्तकों पे पत्तों पे लिखा गया है, कई इतिहास ऐसा है जो दीवारों पे लिखा गया है, तो इतना थोड़ी ना लिख सकते। तो साहित्य एक बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा स्रोत है इतिहास को जानने के लिए। तो साहित्य के अंतर्गत ये सारी प्रवृत्तियां आई हुई है। इन सारी प्रवृत्तियों के बारे में अगर हम उस समय को जानना चाहते हैं तो साहित्य एक बहुत बड़ा साधन हमारे लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है, आगे देखिए, इसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। अब आदि काल को भी आप निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है सिद्ध साहित्य, ठीक है, उसके बाद है जैन साहित्य, उसके बाद है नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। तो आदि काल को भी आप इन साहित्यों के अंतर्गत बांट सकते हैं। ठीक है, सिद्धों के द्वारा सिद्ध साहित्य हुआ था, फिर जैन साहित्य हुआ था, फिर नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। इस प्रकार से लौकिक साहित्य के बाद की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी बदल गई थी। आगे देखिए, अब आता है हमारा नंबर 2 का हमारा काल, कौन सा है, भक्ति काल। ठीक है, नंबर 2 पे जो काल आता है वो है भक्ति काल। और भक्ति काल क्या है हमारा, पूर्व मध्य काल, जिसे क्या कहते हैं, पूर्व मध्य काल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है पूर्व मध्य काल के अंतर्गत। भक्ति काल एकदम आदि काल में क्या था भाई, वीर गाथा काल था, वो वीरों की गाथाओं के लिए काल लिखा गया था। और अचानक से फिर धीरे 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 प्रवृत्तियां बदलती गई और ये जो गाथाओं का जो श्रेय था, गाथाओं की जो क्रिया थी, वो धीरे धीरे राजा की न होते हुए वो ईश्वर के प्रति चली गई। जो भी गाथाएं लिख रहे थे, जो भी जितना भी बखान लिख रहे थे, पूजा लिख रहे थे, अपने प्रति श्रद्धा लिख रहे थे, वो श्रद्धा एक मनुष्य के साथ होती होती धीरे धीरे ईश्वर के प्रति हो गई और वहां पर भक्ति काल का उदय हो गया। ठीक है, तो भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, देखिए सूरदास, आप सबने नाम सुने होंगे सारे, सूरदास है, तुलसीदास है, कबीरदास है, मलिक मोहम्मद जायसी है, मंजन है, उस्मान है और कुतुबन है। ये हमारे भक्ति काल के प्रमुख कवि है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, काव्य के अंतर्गत भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भागों में, पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण। यानी कि जो भक्ति धारा चली थी वो भक्ति धारा 2 भागों में बट गई है, एक तो सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। पद्य साहित्य के अंतर्गत मैंने आपको सगुण और निर्गुण के बारे में विशेष रूप से विस्तार से बताया है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के तौर पर हम देखेंगे कि क्या है भक्ति काल के 2 जो धारा है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण में ईश्वर के स्वरूप को स्वीकार किया गया और निर्गुण में ईश्वर के स्वरूप को स्वीकार न करके आत्मा परमात्मा के स्वरूप को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब सगुण भी देखिए 2 शाखाओं में विभक्त थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसी प्रकार से निर्गुण जो धारा थी वो भी 2 शाखाओं में विभाजित थी, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत संत लोग कहलाए और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत सूफी लोग कहलाए। ठीक है, तो इस प्रकार से संत और सूफी का निर्माण हुआ और इधर राम और कृष्ण की भक्ति का निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं, अब आता है रीति काल। नंबर 3 का है हमारा रीति काल। अब रीति काल को क्या कहते हैं, उत्तर मध्य काल। ठीक है, अब इसके जो प्रमुख कवि है वो कौन कौन से हैं, बिहारी, केशवदास, भूषण आदि, और भी कई है। ठीक है,
अब देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ था, मुख्य रूप से नीति निरूपण हुआ था कि नीति किस प्रकार चलती है, आपको काव्य रचना किस प्रकार करनी चाहिए। उसके बाद में श्रृंगारिकता का निरूपण हुआ था। श्रृंगारिकता यानी कि एक नायक और नायिका के बीच के जो प्रेम था, उनका मिलन था, उसको यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया था। राज प्रशस्ति की रचना की गई थी, यहाँ पर राज प्रशस्ति ठीक है, राज प्रशस्ति की रचना की गई थी। और भारत की जो प्रवृत्ति थी उस समय रचनाओं की, वो किस प्रकार की थी, वो रीतिकाल के अंतर्गत आती है। और नीति की प्रवृत्ति थी, यानी कि नीति का निरूपण किया गया था यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, अब काव्य के अंतर्गत आते हैं हम रीतिकाल के बारे में कि रीतिकाल के रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? पहला है रीतिबद्ध रचना, दूसरा है रीति मुक्त रचना और नंबर 3 का है रीति सिद्ध रचना। रीतिबद्ध रचना वे कहलाए कि जिन्होंने रीति के नियमों को, यानी कि रीति काल की जो नीति थी उसके अनुसार अपनी काव्य रचना करी। और उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? कवि देव आते हैं, ठीक है, भिखारी दास आते हैं, कुलपति आते हैं। ठीक है, तो देव, भिखारी दास, कुलपति ये रीतिबद्ध रचनाओं के कवि थे। अब आते हैं रीति मुक्त। अब रीति मुक्त से क्या मतलब होता है कि यानी कि रीति काल के जो नियम थे, जो प्रवृत्तियां चल रही थी, जो परिस्थितियां चल रही थी, उनके नियमों में न बंध कर और मुक्त छंद में अपनी रचना करनी, यानी कि स्वतंत्र रूप में अपनी रचना करनी है, तो वो हुई थी रीति मुक्त रचनाओं के अंतर्गत। यानी कि रीति मुक्त जो कवि थे उन्होंने क्या किया, रीतिबद्ध कवियों के अनुसार उन्होंने उनके अनुरूप किसी रीति युक्त नियम का पालन नहीं किया और अपने मुक्त छंदों में रचना की है। तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? बोधा, घनानंद, आलम और ठाकुर। यानी कि बोधा, घनानंद, आलम और ठाकुर थे, इन्होंने रीति मुक्त रचनाएं करी है। जो भी रचनाएं करी है स्वच्छंद रूप से करी है, किसी नियमों में बंद होकर नहीं की है। अब नंबर 3 का जो आता है रीति सिद्ध रचना, यानी कि रीति सिद्ध, न रीति मुक्त, न तो वे रीति के निरूपण को अस्वीकार किया उन्होंने और न पूरी तरह से उन्होंने अपनाया। इस प्रकार से दोनों ही रूपों में, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, दोनों ही रूपों में तालमेल बिठाकर और न करके और करने, दोनों ही रूपों में इस प्रकार से तालमेल बिठाकर जो कवि हुए थे वो एक ही कवि हुए थे, अनोखी बिहारी। और बिहारी सतसई नाम की उनकी जो रचना है वो रीति सिद्ध कवि के रूप में या रीति सिद्ध काव्य धारा के रूप में रचित की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। 1857 से 1900 तक को कहा गया है पुनर्जागरण काल या फिर भारतेंदु युगीन काल। ठीक है, जिसमें पुनर्जागृत की गई। रीतिकाल में जो कविताएं क्या हो गई थी, थोड़ी सी मतलब बेरस हो गई थी, बेरंग हो गई थी, जिनका भाव निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, वो राजाओं के आश्रयदाताओं के अधीन हो गई थी। अब पुनर्जागरण काल में क्या हुआ, अचानक से उन्होंने एक स्वतंत्रता का बिगुल बजाया। 1857 की क्रांति के साथ ही इस क्रांति का भी उद्भव हुआ कि साहित्य जगत में भी एक क्रांति आनी चाहिए। तो उसी के साथ 1857 में इसकी क्रांति का बिगुल भी बज गया। उसके बाद आता है द्विवेदी युग, जिसे जागरण काल भी कहते हैं। द्विवेदी युग था 1900 से 1918 ईस्वी का काल। उसके बाद आता है छायावाद युग काल। 1918 से 1938 के बीच का जो काल है वो छायावाद युग का काल है। और छायावाद काल यानी कि प्रगतिवाद, छायावादोत्तर जो काल था वो, और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, यानी कि छायावाद के बाद का जो काल था वो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद कवियों के रूप में आया। और वो 1938 से 1960 और फिर नई कविता यानी साठोत्तरी कविता 1960 से अभी तक की जो कविता है वो उसी आधुनिक काल के इसी रूप का निरूपण है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखिए भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, यहाँ प्रेम घन आएगा, अभिवादन व्यास, श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग की जो कवि है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, कामता प्रसाद। ठीक है, ये सभी द्विवेदी युग के कवि है। उसके बाद आते हैं छायावाद युग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत आदि और भी कई कवि हैं जो छायावाद युग के कवि गिने जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रगतिवाद कवि शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर,
ये है। और भी कवि है। प्रयोगवाद में अज्ञे जी का नाम प्रमुख रूप से है, क्योंकि प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक है वो अज्ञे जी है। उसके बाद में आते हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी, वो भी प्रयोगवाद के प्रवर्तक गिने जाते हैं, क्योंकि तार सप्तक से, दूसरे तार सप्तक से जो जुड़े थे वो शमशेर बहादुर सिंह जी भी जुड़े थे। और उसके पहले जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे है, इन्होंने तार सप्तक का संपादन शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं नई कविता। ये है नई कविता। गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र कविता का मुख्य, ये आदि। गिरिजा कुमार माथुर और भवानी प्रसाद मिश्र आदि ये हमारे नई कविता के कवि गिने जाएंगे। अब देखिए, कविता का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? काव्य की रसानुभूति द्वारा आनंद प्राप्त करना है। काव्य के अंतर्गत जो रस है, उस रस के माध्यम से आनंद प्राप्त करना, रस प्राप्त करना ही कविता का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, आनंद मूलतः अर्थ का आनंद है, जो कविता में अंतर्निहित होता है, अंतर्निहित होता है। ठीक है, अंतर्निहित होता है, वही काव्य का आनंद होता है, वही काव्य का रस होता है। यानी कि आप काव्य का अर्थ जब निकाल लेते हो कि काव्य कहना क्या चाह रहा है, कविता क्या कहना चाह रही है, कवि क्या कहना चाह रहा है अपने शब्दों के माध्यम से, तो वो काव्य का आनंद होता है, काव्य का रस होता है। ठीक है, इसी के साथ देखिए, आज हमारा जो काव्य भाग है, जो हमने पद्य साहित्य के रूप में कर लिया था, लेकिन रिवीजन के रूप में हम फिर से लेकर आए हैं, वो पूरा हुआ है। और उसके बाद हम यूपी बोर्ड का पद्य साहित्य शुरू करने वाले हैं, यानी कि पद्य खंड, जिसका पहला लेक्चर लेकर हम जल्दी से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।